पेज नंबर 22 पे देखो। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट? टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड? देखो इसमें क्या बोला गया है, 100 वोल्ट से वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन, अच्छा वो लगाने की जरूरत है क्या, इलेक्ट्रॉन ही बोल दिया तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, सीधा लिखो ना, इलेक्ट्रॉन बोला है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला याद है अपन को। लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट में क्या आएगा, 100 वोल्ट आएगा, तो बताओ 100 अंडर रूट मतलब ये 10 बनेगा, 10 तो 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये लो आंसर। अरे मजा आया क्या। एक और चीज पूछी इसने, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है ना, ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करस्पॉन्डिंग है। एक चीज याद रखो, देखो मैं आपको आसान सी चीज बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन को जब भी एक्सेलरेट करते हो, याद है, इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट करते हैं, मेटल टारगेट से टकराते हैं, तो उससे कौन सी वेव्स निकलती है, वही आंसर है। ठीक है, सीधा याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी एक्सेलरेट किया जाएगा तो उससे एक्स रेज ही बनेंगी। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ याद है तो ये वेवलेंथ रेंज आएगी एक्स रेज की। और अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा वाला फॉर्मूला यूज करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, फिर देख लो कि कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बनती है, एक्सरे बनेगी। तो आंसर क्या होगा, एक्सरेज। एक्सरेज के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है। पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन आपको बोला गया है, द रेशियो बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद protons accelerated through a potential of 512 volt and alpha particles accelerated through a potential of x volt is found to be 1। मतलब रेशियो जो आ रहा है ना डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो 1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर है। रेशियो 1 कब आता है दो चीज़ों का, जब दोनों इक्वल होती हैं। इसका मतलब प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी वेवलेंथ, ये दोनों बराबर है, ये कहना ये चाह रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया, 512 वोल्ट। तो ये किसके लिए बता रखा है, प्रोटॉन के लिए बता रखा है। प्रोटॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 512 वोल्ट एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल एक्स वोल्ट। अल्फा पार्टिकल के लिए कोई एक्स वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया, तो एक्स वोल्ट की वैल्यू पूछी है, एक्स कितना है। एक चीज बताओ, लैम्डा फॉर प्रोटॉन एंड लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल इक्वल बोला ना इसने, इक्वल बोला, रेशियो 1 है। तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन क्या लिखोगे, एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू वी, ये फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए लगाना है, प्रोटॉन के लिए, तो पी लिख देता हूँ छोटा छोटा, वी भी अलग है इसका, तो वी पी। फिर यही फॉर्मूला लगाना है आपको अल्फा पार्टिकल के लिए, तो 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना बोला इसने, एक्स, उसको एक्स मान लिया। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो बोल रहा है वही कर लिया अपन ने, लिख लिया इसको कि ये एक्स वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको उल्टा करोगे तो ये, अच्छा ये 2 भी कैंसिल कर सकते हो, और उल्टा करोगे तो ये लिखा जाएगा एम मास फॉर प्रोटॉन, चार्ज फॉर प्रोटॉन और पोटेंशियल फॉर प्रोटॉन। अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे और ये बनेगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू एक्स। ठीक है, अब देखो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अलग से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम जो होता है वो 2 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उससे क्या बचेगा, सिर्फ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो टोटल मास कितना हुआ, मतलब 4 प्रोटॉन के बराबर बोल दो या 4 न्यूट्रॉन के बराबर बोल दो, मास बराबर ही है लगभग। बात समझ में आई क्या, याद भी रखना ये 4 प्रोटॉन्स के मास के बराबर है। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं हम उससे, हीलियम न्यूक्लियस से, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में सिर्फ 2 प्रोटॉन बचे हैं। 2 प्रोटॉन्स की वजह से अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन बोल दो, उनका तो चार्ज बराबर ही होता ना। ये बात सबको पता है क्या, अरे ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है अल्फा पार्टिकल के लिए। ये अल्फा पार्टिकल की एक तरह हिस्ट्री है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको एज इट इज रखा, इसको अल्फा पार्टिकल की वैल्यूज में
चार्ज ऑफ प्रोटॉन की टर्म्स में लिखूंगा। अच्छा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन आप ई भी लिख सकते हो, ई लिख दिया। ये कितना है 512 वोल्ट। मास ऑफ प्रोटॉन 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्स, ये जो एक्स है ये, ठीक है। तो ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन दोनों साइड में कैंसिल, ई भी कैंसिल, ये आएगा 4 इंटू 2 8, 8 से डिवाइड करोगे इसको तो 512/8 कितना आएगा 64 आ रहा है क्या, तो 64 वोल्ट, ये अपना फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता ये डेटा कि अल्फा पार्टिकल कौन है। अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, इनके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ बताया इसमें, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा विद द पोटेंशियल वी थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट कंडीशन से एक्सिलरेट किया, वोल्टेज वी से मान लो, तो उस वोल्टेज वी और लैम्डा यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनके बीच का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फॉर्मूला याद करो क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू वी। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके लिए q और m ये दोनों चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट। यहां पे तो लिया है v और यहां पे क्या लिया है लैम्डा, तो लैम्डा और पोटेंशियल v इनके बीच का ग्राफ बनाना है। क्या रिलेशन है दोनों में, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट वी। अच्छा v बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन अंडर रूट वी क्या होगा, अरे v बढ़ेगा तो 1 अपॉन अंडर रूट वी क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा की, मतलब लैम्डा के प्रोपोर्शनल है ना, तो लैम्डा भी घटेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ लैम्डा कम होता जाएगा। रिलेशन ये है इन दोनों के बीच में, वोल्टेज बढ़ाओगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा। ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का सा। आया समझ में, आसान आसान क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूले याद रखना बस। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू वी। अगला जो क्वेश्चन है, द टू लाइन्स मार्क्ड ए एंड बी इन द गिवन फिगर shows a plot of de Broglie wavelength lambda versus 1 upon under root v, where v is the accelerating potential for two nuclei 1h1 and 1h3. What does the slope of the line represent? Second है, identify which lines correspond to these nuclei, मतलब इन दोनों में से कौन सी लाइन कौन से वाले न्यूक्लियाई के लिए है। देखो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे रखा है, लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट वी के बीच का ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है, लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट वी, ठीक है। और कौन कौन से न्यूक्लियाई की बात हो रही है, 1h2 और 1h3, क्या फर्क है दोनों में। अच्छा ये बोला है 1h2 और 1h3 न्यूक्लियाई मतलब इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ये दोनों जो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियाई बचा। एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के, कोई भी आइसोटोप ले लो, तो इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचेगा। इसके न्यूक्लियस में यहाँ पे 2 का मतलब है कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, क्योंकि जितना एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी न्यूक्लियाई का, उतने ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ देखो 1, तो 1 का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा। तो ये 2 का मतलब क्या है, तो एक और कौन है, फिर एक है न्यूट्रॉन। यहाँ पे भी 1 लिखा है तो इसमें भी एक प्रोटॉन है, लेकिन 2 क्या होंगे, इसमें न्यूट्रॉन होंगे। ऐसा करके 3 चीजें हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर। एटॉमिक मास पता है ना सबको क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनका सम वो होता है एटॉमिक मास। तो देखो ये इसका चार्ज कितना हुआ, प्लस ई, इसका चार्ज कितना, प्लस ई। अच्छा इसका मास कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मास कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। लिख सकते हो ऐसा। अरे बात समझ में आई क्या, ये देखो ठीक है। आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी लाइन कौन से वाले न्यूक्लियस के लिए है, ये आइडेंटिफाई करके बताओ। अब कंपेयर करेंगे, देखो लैम्डा और 1 अपॉन रूट वी इनके बीच का ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है, लैम्डा और 1 अपॉन रूट वी। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन अंडर रूट
2m/q/v, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इसी में आता है v। और इलेक्ट्रॉन की तो इसने बात करी नहीं तो मैं 12.27/√v ऐसा भी लिख देता, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h/√2m/q इंटू 1/√v, एक ही बात है क्या? इसको मैंने अलग करके लिख दिया, v को √v को अलग किया। हमें जो ग्राफ बनाना है वो 1/√v और लेमडा के बीच में बनाना है, और इनमें रिलेशन क्या है कि लेमडा और 1/√v ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं सिर्फ एक ही न्यूक्लियस की बात करता ना तो मैं ये बोल सकता था कि लेमडा क्या होगा, 1/√v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे मैं √v के लिए नहीं देख रहा, मैं 1/√v के लिए पूरे के लिए देख रहा हूँ। इसको एक वैल्यू मान लो तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना लेमडा के, या लेमडा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिर्फ v को देखते या सिर्फ √v को देखते तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते। बात समझ में आ रही है? दोनों में फ़र्क क्या है? तो 1/√v का ग्राफ बनाना है तो इसको पूरी एक क्वांटिटी मानोगे आप कि ये कोई चीज़ है, और ये क्या है, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसके लिए c की वैल्यू क्या होगी? 0। इसको हटा दो क्योंकि दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करो, तो y एक्सिस पे क्या आ गया? लेमडा। तो देखो लेमडा लिखा है। x एक्सिस पे क्या आ गया? 1/√v। देखो यहाँ पे 1/√v लिखा है। m की जगह क्या है? m की जगह कौन है? h/√2m/q। तो आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इन ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है h/√2m/q को। पहली चीज समझ में आई क्या? ग्राफ का स्लोप है ना वो इसको बताएगा, h/√2m/q जो भी होगा। अब कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन से न्यूक्लियस के लिए कौन सा ग्राफ है। कैसे कंपेयर करोगे? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों लाइनों का जो स्लोप है अगर वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है तो इन दोनों न्यूक्लियस के लिए कौन से वाला, मतलब इन दोनों न्यूक्लियस के लिए जब ग्राफ बनेगा तो उसके लिए किसके लिए स्लोप ज़्यादा होगा? जिसके लिए देखो चार्ज तो दोनों का बराबर ही है तो Q तो दोनों के लिए सेम हो गया, M का फर्क है, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए स्लोप क्या होगा? कम। किसका मास ज़्यादा है? 1s3 वाले का। इसका मतलब इन दोनों ग्राफ में से ये जो कम स्लोप वाला ग्राफ है, स्लोप फाइंड करना आता है ना, क्या करेंगे? ग्राफ के ऊपर बैठ जाएंगे, जिस पे हम तेजी से फिसल के नीचे आएंगे उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये देखो कौन सा वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है? ऊपर वाले का, क्योंकि उस पर तेजी से फिसल के नीचे आएंगे तो इसका स्लोप ज़्यादा, इसका स्लोप कम। तो कौन सी लाइन का स्लोप ज़्यादा? ए वाली का। तो जिसका मास ज़्यादा उसका स्लोप कम होना चाहिए, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये होगा 1s3 के लिए और ये होगा 1h2 के लिए। आया कि नहीं आया? पेज नंबर 24 पे देखो, डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन whose kinetic energy is equal to the rest mass energy of an electron. Mass of a proton is 1836 times that of the electron. देखो इसने एक लाइन बोली है, डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जबकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है? रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो उसका जो मास होगा उससे जितनी एनर्जी बन सकती है मास एनर्जी इक्वेशन से, उसको हम बोलते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द रेस्ट मास कंडीशन। जैसे इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास पता है क्या सबको? रेस्ट मास ही होता है जो आप यूज करते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये रेस्ट मास है। क्योंकि मूविंग कंडीशन में मास थोड़ा डिफरेंट होता है, याद है वो फॉर्मूला m = m0/1 - v²/c²। तो ये जो पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, अगर ये रेस्ट कंडीशन में होगा तो इसका मास इतना होगा, अगर ये मूविंग कंडीशन में है तो इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग मास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में यही मास कंसिडर करना है, उसमें हमको इतना डिटेल में नहीं जाना होता। तो ये जो मास है इसको अगर मैं टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो कितनी एनर्जी मिलेगी? तो एनर्जी होगी, जो प्रोटॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मतलब वो होगी 1/2 मास इंटू c², m इंटू c² वाला फॉर्मूला। मास एनर्जी इक्वेशन है ना वो यूज करेंगे।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता है, स्पीड ऑफ लाइट भी पता है, इनको सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो बात ये चल रही है कि इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी वो इतनी है, इतनी एनर्जी उस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि ये एनर्जी उसको मिली है। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पूछी जा रही है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा इस बार मैं, Q इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा। क्यों? क्योंकि इस बार काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दे रखी है कि वो m इंटू सी स्क्वायर के बराबर है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा इक्वल्स टू H/√2। ये m किसका लेना होता है यहाँ पे, तो जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हो उस पार्टिकल का मास है। किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन का मास होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगी मतलब, तो ये होगा प्रोटॉन का मास इनटू काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं पुट करूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या? एच की वैल्यू पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता ही है अपन को कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपको पता ही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सी आपको पता है। सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लैम्डा निकल के आएगा 4 इंटू 10⁻⁻14, 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं।